नमस्कार मित्रों, मैं बाल मुकुंद और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल संस्कृत आस्था। आज जिस प्रकार पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है वर्णों का बाह्य एवं आभ्यंतर प्रयत्न। जी हाँ, संस्कृत में वर्णों में प्रयत्न क्या होता है, प्रयत्न किसे कहते हैं, आज हम लोग इसी विषय पर बात करेंगे। प्रयत्न को लेकर परीक्षाओं में प्रायः प्रश्नों को पूछा जाता रहा है, हमेशा पूछा जाता है वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न, वर्णों का बाह्य प्रयत्न। तो इस पर हम आज वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न देखेंगे पार्ट ए में, और पार्ट बी में हम लोग वर्णों का बाह्य प्रयत्न देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वर्णों के आभ्यंतर प्रयत्न को देखेंगे। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में बने हुए बेल आइकन यानी घंटे को प्रेस जरूर करिएगा। आइए बात करते हैं वर्णों के आभ्यंतर प्रयत्न के बारे में। आभ्यंतर का मतलब होता है आंतरिक। प्रयत्न क्या होता है? किसी भी अक्षर को, किसी भी वर्ण को जब हम बोलते हैं तो उसको बोलने से पहले, उसको बोलने के लिए हम चेष्टा करते हैं। हमारे मन में इच्छा होती है तभी हम किसी ध्वनि का उच्चारण करते हैं। तो बोलने से पूर्व जो इच्छा होती है, जो चेष्टा होती है, उसी को संस्कृत में प्रयत्न कहा गया है। प्रयत्न का मतलब होता है वर्णों को बोलने के लिए की गई चेष्टा। अब बात करते हैं कि आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर चेष्टा ये क्या होता है या फिर बाह्य। पहली बात करते हैं आभ्यंतर प्रयत्न के बारे में। किसी भी वर्ण को बोलने से पहले मुख के अंदर जो चेष्टाएं की जाती हैं उसे आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। संस्कृत में उसे ही आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। अच्छा, बोलते समय जिस प्रकार की चेष्टा की जाती है उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। अब शुरू करते हैं उस बात को जहां से हमारा क्वेश्चन बनता है। संस्कृत में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है संख्या को लेकर। तो आज हम सब जान लें कि आभ्यंतर प्रयत्न जो होता है वो कुल 5 प्रकार का होता है। इसके 5 ही प्रकार होते हैं, जिसमें पहला प्रकार है विवृत वर्ण, दूसरा प्रकार है ईषद विवृत वर्ण, और इसका तीसरा प्रकार है स्पृष्ट वर्ण, इसका चौथा प्रकार है ईषद स्पृष्ट वर्ण, और इसका अंतिम प्रकार है संवृत्त वर्ण। ये 5 प्रकार के आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। पांचों में जो पहला आपको दिखाई पड़ रहा है विवृत वर्ण होता है, दूसरा ईषद विवृत वर्ण होता है, तीसरा अस्पृष्ट वर्ण होता है, चौथा ईषद अस्पृष्ट वर्ण होता है, और पांचवा संवृत्त वर्ण होता है। इन पांचों को हम विस्तार से पढ़ेंगे कि क्या होता है विवृत, क्या होता है अस्पृष्ट, सबके अर्थ को समझेंगे। तो बने रहेगा इस वीडियो पर लास्ट तक और देखिएगा कि प्रत्येक तथ्य में क्या कुछ छुपा हुआ है जिसको अभी तक आपने नहीं जाना है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले विवृत वर्ण की। तो विवृत वर्ण के अंतर्गत जो भी वर्ण आते हैं वो सभी स्वर के वर्ण हैं। जितने भी स्वर के अक्षर हैं, जितने भी स्वर वर्ण हैं आ से लेकर अ तक सभी आपके विवृत वर्ण आते हैं। विवृत वर्ण को कहा जाता है जिसमें आपका
छोटा आ से लेकर अ तक का सभी वर्ण है। अब बात कर लेते हैं ईसद विवृत का। तो ईसद विवृत में 4 अक्षर आपके आते हैं जिनको आप ऊष्म वर्ण के नाम से जानते हैं। बड़ा सा, कष्टित सा, छोटा सा और हा। ये 4 वर्ण जिनको ऊष्म कहा जाता है, यही आपके ईसद विवृत वर्ण कहलाते हैं। अच्छा, बात करते हैं अस्पृश्य वर्ण की। अस्पृश्य वर्ण क्या होता है? तो अस्पृश्य वर्ण के अंतर्गत आपका सभी स्पर्श वर्ण आता है, का से लेकर मा तक का सभी अक्षर, जिसको स्पर्श वर्ण कहा गया है, स्पर्श व्यंजन कहा गया है। तो सभी स्पर्श व्यंजन आपके का खा गा घा अंगा च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ड़ त थ द ध न और पा फा बा भा मा, इतने अक्षर आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और सभी स्पर्श व्यंजन आपके प्रयत्न के आधार पर आभ्यंतर प्रयत्न में अस्पृश्य वर्ण कहलाते हैं। चलिए बात करते हैं ईसद अस्पृश्य की। तो ईसद अस्पृश्य में आपका आता है यारा लावा, ये 4 अक्षर आता है, जिसको अभी तक आपने पढ़ा है अंतः अस्त वर्ण के रूप में। तो ये आपका ईसद अस्पृश्य वर्ण हो गया। और इसके अंतर्गत आपका केवल एक अक्षर आता है और वो है छोटा आ। तो आभ्यंतर प्रयत्न कुल ये 5 प्रकार के होते हैं। विवृत वर्ण के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं। ईसद विवृत वर्ण के अंतर्गत तीनों सा और हा यानी उस वर्ण आपका आता है। अस्पृश्य वर्ण के अंतर्गत का से लेकर मा तक के सभी स्पर्श व्यंजन आते हैं। ईसद अस्पृश्य में आपके यारा लावा 4 अक्षर जिनको अंतस्थ कहा जाता है आते हैं। और संवृत में आपका छोटा आ आता है। आइए चर्चा कर लेते हैं कि क्या होता है विवृत, क्या होता है ईसद अस्पृश्य। तो मित्रों, विवृत का मतलब होता है खुला हुआ। इसके अंतर्गत आपको ऐसे वर्ण मिल रहे हैं जिनको बोलते समय आपका मुख खुला हुआ रहता है। जैसे आ, ई, उ, कोई भी अक्षर बोलेंगे तो आपका मुंह खुला हुआ रहेगा, इसलिए इनको विवृत वर्ण कहा गया। विवृत का मतलब होता है खुला हुआ, और ऐसे अक्षर जिनको बोलते समय हमारा मुंह खुला हुआ रहता है उन्हें विवृत वर्ण कह दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। तो ईसद विवृत, विवृत है, खुला हुआ है, लेकिन ईसद है। ईसद का मतलब थोड़ा सा, किंचित। तो ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय आपका मुख थोड़ा सा खुला हुआ रहता है, जिसके अंतर्गत आप देख रहे हैं कि आपका है स, 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 हा, 4 अक्षर हैं। इनको बोलते समय हमारा मुख जो है थोड़ा कम खुलता है, इसलिए इनको ईसद यानी कम, थोड़ा विवृत वर्ण कह दिया गया है। बात करते हैं अगले प्रकार की। तो अगले प्रकार में है अस्पृश्य वर्ण। अस्पृश्य का मतलब होता है स्पर्श करना, छूना। ऐसे वर्ण जिनको बोलने में हमारी जिह्वा विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती है, छूती है, टच करती है, उन्हें अस्पृश्य वर्ण कह दिया गया है। अस्पृश्य वर्ण के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि आपका आता है का से लेकर मा तक का सभी वर्ण, जिसे स्पर्श व्यंजन कहा गया है। स्पर्श व्यंजन इनका नाम ही है, स्पर्श व्यंजन है ही, छूने वाले वर्ण है ही, इसीलिए इनको अस्पृश्य कहा गया। अस्पृश्य का मतलब होता है छूना, और स्पर्श वर्ण भी होता है छूने वाला, जिसमें हमारी जिह्वा हमारे मुख के आंतरिक विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, छूती है, इसलिए इनको स्पर्श कहा गया। और स्पर्श को ही यहाँ प्रयत्न के लिए अस्पृश्य कह दिया गया है। तो अस्पृश्य वर्ण के अंतर्गत आपका आता है का से लेकर मा तक का सभी व्यंजन। फिर बात आती है ईसद अस्पृश्य। अस्पृश्य यानी स्पर्श तो करता है, लेकिन ईसद थोड़ा सा, तुलना में जितना ये यहाँ पर बोलने में जिह्वा हमारी विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती है, उससे थोड़ा कम स्पर्श करती है ईसद अस्पृश्य वर्ण में, जिसमें आपका है यारा ला वा। ये 4 अक्षर ऐसे हैं जिनको बोलते समय हमारी जिह्वा विभिन्न भागों को थोड़ा सा स्पर्श करती है। बात करते हैं अंतिम वर्ण। तो संवृत वर्ण है। संवृत वर्ण, संवृत का अर्थ होता है बंद हुआ हुआ, ढका हुआ।
तो ये शिक्षा शास्त्रियों ने, व्याकरणाचार्यों ने देखा आ ऐसा अक्षर है कि ये बोलते समय कुछ ऐसी अवस्था आती है कि हवा को जिह्वा ढक सी लेती है, आ बोलते हैं, तो इसको समृद्ध में रखा गया है। हालांकि छोटा आ को आप देख सकते हैं कि यहाँ विविध स्वर में, विविध वर्ण में भी रखा गया है, परंतु ये समृद्ध वर्ण में एक ही अक्षर छोटा आ को व्याकरणाचार्यों ने शामिल किया है। खास बात यह है कि इसको प्रश्नों में कई बार पूछा गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट होने का कारण ये है कि हमको याद रहता है कि छोटा आ को विविध वर्ण में शामिल किया गया है, परंतु यहाँ पर स्पेशल समृद्ध वर्ण के अंतर्गत छोटा आ को रखा गया है। इसको आप जरूर याद रखेंगे। क्वेश्चन किसी प्रकार से पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समृद्ध वर्ण है, तो छोटा आ ऐसा वर्ण है, ऐसा स्वर वर्ण है जो समृद्ध कहलाता है। तो हमने देखा ये आभ्यंतर प्रयत्न जो होता है, वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न जो होता है वो 5 प्रकार का होता है: विविक्त, ईषद विविक्त, अस्पृष्ट, ईषद अस्पृष्ट और समृद्ध। अब हम आपको ऐसा तरीका बताने वाले हैं जिससे ये आपको रटना नहीं पड़ेगा, चुटकियों में आपको याद हो जाएगा। जी हाँ, ऐसा तरीका जिसको देखते ही, अभी सुनते ही 2 मिनट में आपको पूरा का पूरा आभ्यंतर प्रयत्न याद हो जाएगा। आपको तुरंत अभी याद हो जाने वाला है कि कौन से वर्ण विविक्त हैं, कौन से अस्पृष्ट हैं, कौन से ईषद विविक्त हैं, कौन से विविक्त हैं। अभी 2 मिनट में याद हो जाने वाला है। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और मित्रों में शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए याद करने का तरीका, कैसे हम इसको याद करते हैं। तो सबसे पहले तो आप एक चीज़ ये देख लीजिए कि हमारी जो हिंदी वर्णमाला है उसमें कुछ इस तरह से अक्षर लिखे हुए मिलते हैं। थोड़ा सा समय आपका लेंगे इन अक्षरों को लिखने के लिए। ये कुछ इस तरह से हमारे हिंदी वर्णमाला में अक्षर हैं। इस तरह से यहाँ से स्पर्श व्यंजन शुरू होता है, यहाँ से जा, झा और यहाँ टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, और अंतिम में पा, फा, बा, भा और मा। इसी फॉर्मेट में, इस तरीके से आपको हिंदी वर्णमाला मिलती है किताबों में। फिर यहाँ पे आपको मिलता है या, रा, ला और वा, और पुनः फिर आपको मिलता है बड़ा सा, खष्टी सा, छोटा सा और हा। इस तरीके से आपको किताब में हिंदी वर्णमाला लिखी हुई दिखाई पड़ती है। तो अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि इस तरह हम अक्षरों को देखेंगे, जो कि याद है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहीं से आप देखिए कि कितने वर्ण आपके विवृत हैं। तो सभी स्वर आपके, जितने भी स्वर वर्ण हैं आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपके विवृत वर्ण हैं, विवृत वर्ण हैं। अच्छा, बात करते हैं इधर, तो ये स्पर्श वर्ण जो है, यहाँ तक के 25 वर्ण जो हैं, ये सभी आपके अस्पृश्य वर्ण हैं। बात करते हैं यारा लावा की, तो ये सभी आपके ईषद अस्पृश्य वर्ण हैं। और ये जो तीनों सा और हा है, ये ईषद विवृत वर्ण है। तो इस तरह से इसमें लास्ट में एक समृद्ध वर्ण है। समृद्ध में आप पहले ही जान चुके हैं
कि समृद्ध में छोटा आ को शामिल किया गया है। इस तरह से मित्रों हम देखते हैं कि जैसे कि तैसी वर्णमाला हम ध्यान में रखेंगे और इस क्रम को केवल हम याद कर लेंगे। विवृत ऊपर है, ईषद विवृत नीचे है। समृद्ध आ को छोड़ दीजिए, वो तो आपको याद ही हो गया होगा। विवृत ऊपर है, ईषद विवृत नीचे है, फिर बीच में अस्पृष्ट है और ईषद अस्पृष्ट है। इसी को हमको ध्यान में रखना है कि सबसे ऊपर विवृत है, फिर अस्पृष्ट है, फिर ईषद अस्पृष्ट है, फिर ईषद विवृत है। इस फॉर्मेट में अगर याद करते हैं तो सभी स्वर विवृत में आते हैं, सभी स्पर्श व्यंजन अस्पृष्ट में आते हैं, अंतस्थ व्यंजन ईषद अस्पृष्ट में आते हैं और ऊष्म व्यंजन ईषद विवृत में आते हैं। समृद्ध छोटा आ है। तो इस तरह से हम समझते हैं कि आपको याद हो गया होगा। बस ये चारों का क्रम याद करना है, विवृत, अस्पृष्ट, ईषद अस्पृष्ट, ईषद विवृत, ये आपको याद करना है। बाकी ये आपको याद है तो सभी कंफर्म हो गया होगा कि कौन कौन से अक्षर विवृत हैं, कौन कौन से अस्पृष्ट हैं। अब बात करते हैं प्रश्न की। तो परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछा जाता है वो किसी एक अक्षर को लेकर प्रश्न होता है, जो कि थोड़ा सा हमें टफ लगता है, लेकिन हम समझते हैं अब आपको कोई भी टफ नहीं लगेगा, आपको बहुत ही आसान लगेगा। जैसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, इस तरह से प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा, प्रश्न इस तरीके से आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अस्पृष्ट वर्ण है। ऑप्शन ए में रहेगा बड़ा सा, ऑप्शन बी में रहेगा बड़ी ई, ऑप्शन सी में रहेगा ढा और ऑप्शन डी में रहेगा या। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका रहेगा। अब इसमें आपको ढूंढना होगा कि कौन सा अक्षर अस्पष्ट है। तो आप दिमाग में एक बार सोचेंगे कि सबसे ऊपर सबसे पहले हमने पढ़ा विवृत वर्ण, इसके तुरंत बाद हमने पढ़ा अस्पष्ट वर्ण, और शुरू में हमको मिलते हैं स्वर के सभी वर्ण और उसके बाद मिलते हैं हमको स्पर्श व्यंजन, जिसमें का से लेकर मा तक के सभी वर्ण हैं। और इसमें यहाँ देखते हैं ऊष्म है, यहाँ देखते हैं तो स्वर है, यहाँ देखते हैं तो अंतस्थ है। लेकिन ये ढा एक ऐसा अक्षर है जो का से लेकर मा तक के बीच में मिल जाता है। मिलता है हमको टा, ठा, डा, ढा, तो टा वर्ग में हमको मिल जाता है। अर्थात ढा ही हमारा कैसा व्यंजन है, तो ढा हमारा अस्पष्ट व्यंजन है। इसलिए ऑप्शन जो आपका सही होगा वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इस तरह आज हमने आभ्यंतर प्रश्न का अध्ययन किया। इसके पार्ट बी में, इसके सेकेंड पार्ट में, दूसरे पार्ट में हम लोग बाह्य प्रश्न का अध्ययन करेंगे। और यहाँ पर आपको बताते चलें कि प्रश्न से क्वेश्चन जरूर आता है। संस्कृत की कोई भी परीक्षा हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, यूपीटेट हो, सीटेट हो, सभी परीक्षाओं में प्रयत्न को लेकर क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को समझ में न आया हो तो दोबारा देखिएगा, बार बार देखिएगा और अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। तो मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।